हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी टारगेट में हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को एक्शन रिसर्च के स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी एक समस्या को सेलेक्ट करके किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप एक्शन रिसर्च को अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं, उसी पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से हम एक्शन रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले हम समस्या के क्षेत्र का चुनाव करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, समस्या का क्षेत्र हमने जो सिलेक्ट किया है वो छात्रों के द्वारा की जाने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। तो ये हमारा समस्या का क्षेत्र है। तो हमने एक क्या किस चीज को लिया? वर्तनी संबंधी अशुद्धियां का। लेकिन हमने आपको ये बताया था कि समस्या के क्षेत्र का सिलेक्शन करने के बाद जो दूसरा स्टेप हमारा होता है, उस वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हमें कहाँ पे किस सब्जेक्ट से रिलेट करना है, किस सब्जेक्ट में उसकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो रही हैं, ये हमें सीमांकन करना है। और कहाँ पे करना है, किस क्लास के बच्चों पर करना है, कैसे करना है, तो ये चीज हम उसका सीमांकन करते हैं। तो पहला जब हमने क्षेत्र का सिलेक्शन कर लिया, छात्रों के द्वारा की जाने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, तो हम उसका सीमांकन कर लिया कक्षा 8 के छात्रों का। कक्षा 8 के छात्रों द्वारा अंग्रेजी में की जाने वाली वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। कहने का मतलब हमारा जो क्षेत्र है वो हमने उसको सीमांकन कर लिया। और अब हमारा जो फोकस होगा कक्षा 8 के छात्रों के वर्तनी, और वो वर्तनी किससे रिलेटेड होगी? उसके सब्जेक्ट अंग्रेजी से रिलेटेड होगी। तो हमने समस्या के क्षेत्र का सिलेक्शन कर लिया, हमने समस्या के सीमांकन का सिलेक्शन कर लिया। अब जो है, जब हम ये दोनों स्टेप्स कर लिया, तो अब हम जो है संभावित कारण जानने का प्रयास करेंगे। संभावित कारण हो क्या सकता है? तो संभावित कारण जो है हमारा है, हमने जो सिलेक्ट किया, पहला तो हमें ये लगता है कि छात्रों द्वारा लिखित कार्य में लापरवाही करना। छात्रों के द्वारा लिखित कार्य में लिखित कार्य में लापरवाही की जा रही है। इसीलिए उनकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो रही हैं। पहला हमने संभावित कारण खोजने का प्रयास किया। और इसका हमें एविडेंस क्या मिला? मतलब हमने कैसे इसको संभावित कारण जाना कि जब हमने उनकी अभ्यास पुस्तिकाओं का अवलोकन किया। जो एविडेंस हमारे सामने आया, जब मैंने ये कारण संभावित कारण जाना कैसे, कि हम जब उनकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करते हैं तो हमें ये लगता है कि छात्रों द्वारा लिखित कार्य में लापरवाही की जा रही है। दूसरी चीज हमने इस संभावित कारण में ये पता लगाया कि छात्रों में शब्द पहचान की योग्यता में कमी होना, अर्थात उसकी जो वर्तनी संबंधी समस्या हो रही है उसमें दूसरा रीजन क्या हमें पता लगा कि छात्रों में शब्द संबंधी जो पहचान है उसमें जो है उसकी योग्यता अच्छी नहीं है। अर्थात वो शब्द की पहचान सही तरीके से नहीं कर पा रहा। इसका एविडेंस हमारे पास क्या था? जब हमने साक्ष्य के रूप में देखा, तो हमने देखा छात्र का निष्पादन अवलोकन साक्षात्कार का परीक्षण करने के बाद हमें ये जब जानकारी, हमें जो संभावित कारण दूसरा हमें पता लगा कि छात्रों में शब्द पहचान की योग्यता में कमी होना दूसरा संभावित कारण है। तो दूसरा संभावित कारण हमें पता कैसे लगा कि छात्र निष्पादन, जो छात्र परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका जब हम अवलोकन करते हैं, जब हम उससे प्रश्न करते हैं कुछ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमें ये लगता है कि वो जो है उस शब्द पहचान में भी उसे समस्या हो रही है। अब तीसरा कारण जब हम पता करते हैं तो छात्रों में हमें लगता है कि अंग्रेजी में उसकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां जरूर हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसमें मातृभाषा संबंधी जो वर्तनी है, मातृभाषा जो छात्र की है, उसमें भी अशुद्धियां हो रही हैं। जब उसकी हमें एक साक्ष्य क्या मिला? हमें मिला कि मातृभाषा जो उसके हैं अभ्यास प्रतिमानों का अवलोकन करने के बाद, जब उसकी मातृभाषा का हमने अवलोकन किया तो हमें ये पता लगा कि उसकी मातृभाषा संबंधी वर्तनी में भी अशुद्धियां हैं। तो हमारा संभावित कारण था। अब हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं, इनको ध्यान में रख करके हम हाइपोथेसिस क्या बनाए कि छात्रों में, पहला हमारा हाइपोथेसिस मैंने बताया था कि किसी भी समस्या का जब हमारे सामने समस्या सिलेक्ट कर लेते हैं, उसका सीमांकन कर लेते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो हाइपोथेसिस वो टेंटेटिव सॉल्यूशन होता है। तो वो टेंटेटिव सॉल्यूशन में हमने जो पहला हमें लगा कि इसका जो है ये सही हो सकता है, तो वो लगा छात्रों का अंग्रेजी का लिखित कार्य, छात्रों का
अंग्रेजी का लिखित कार्य विधिवत ढंग से कराने व जांच करने पर अंग्रेजी में उनकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कम हो जाएंगी। हमें लगता है, जो रिसर्चर है उसे लगता है कि अगर छात्रों में अंग्रेजी का जो लिखित कार्य है विभिन्न ढंग से उसको दिया जाए और उसको जांच करने के बाद अंग्रेजी में जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो रही हैं उसकी कम हो जाएंगी। मतलब आप समझे, मतलब कहने का मतलब यह है, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई उसको जो लिखित कार्य दिया जाता है विभिन्न तरीकों से दिया जाए और उसका हम जांच करें तो इससे हम लगता है कि अंग्रेजी संबंधी जो उसकी वर्तनी अशुद्धियां हैं वो करेक्ट हो जाएंगी। और दूसरा हाइपोथेसिस बनाया जाता है कि छात्रों का अंग्रेजी शब्दों की पहचान का प्रशिक्षण देने पर अंग्रेजी में उनकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कम हो जाएंगी। जो रिसर्चर है वो दूसरा हाइपोथेसिस बनाता है कि अगर छात्रों के अंग्रेजी शब्दों की पहचान का प्रशिक्षण दिया जाए, उनको पहचान अंग्रेजी जो शब्द है जो उनको अच्छी तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाए तो इससे लगता है कि उनकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कम हो जाएंगी। इसके अलावा वो ये भी हाइपोथेसिस बनाता है कि मातृभाषा में अगर अशुद्धियां कम होने पर, अगर मातृभाषा में अशुद्धियां कम हो जाएं तो छात्रों की अंग्रेजी की जो वर्तनी है उसमें भी सुधार हो जाएगा। कहने का मतलब अगर मातृभाषा जो बालक की है अगर उसकी वर्तनी में सुधार हो गया तो अंग्रेजी में जो उसकी अंग्रेजी भाषा में जो वर्तनी है वो अपने आप सुधार हो जाएगा। तो ये भी इसका एक हाइपोथेसिस बनाता है। इस तरीके से वो हाइपोथेसिस बनाता है और उस पर वर्क करता है। अब जो है आप जानते हैं जब हाइपोथेसिस बन जाती है तो क्या बनता है, डिजाइन, अभिकल्प, अर्थात एक्शन डिजाइन बनती है और उस डिजाइन में हम सारी चीजों का, बच्चों में जो क्रियात्मक जो परिकल्पनाएं हैं उनका विधिवत ढंग से जांच करने का प्रयास करते हैं, अर्थात जो क्रियाएं करते हैं और उसकी जो है अंग्रेजी में वर्तनी संबंधी जो हमने बताया है कि कम हो जाएंगी ये अंग्रेजी में, तो हम इसको हम प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम क्रिया, बच्चे ने क्रिया क्या करा और किस तरीके से वो किया जाता है। तो जैसे क्रिया हमने ये बताया, क्रियाएं में हमने देखा कि अंग्रेजी में दिए जा सकने वाले, हमने अंग्रेजी में दिए जा सकने वाले लिखित कार्यों की सूची तैयार करना, लिखित कार्यों की सूची तैयार करना। कहने का मतलब अंग्रेजी में जो दिए जा सकने वाले लिखित कार्य हैं उनकी सूची तैयार की जाए। उसके बाद इसमें जो विधि है, एक क्रिया, विधि में क्या किया जाए, अन्य सहयोगियों से विचार विमर्श किया जाए, अन्य सहयोगियों से विचार विमर्श किया जाए, अन्य सहयोगियों से विचार विमर्श किया जाए। और इसमें सामग्री हम करते हैं, जो सामग्री हमने सेलेक्ट किया तो उसमें हमने क्या किया, हमने किया कि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यपुस्तकें तथा अन्य सहायक पुस्तकों का हमने सहारा लिया, तथा अन्य सहायक पुस्तकें। ठीक, इसके अलावा ये जो हमने ये चीजें करवाई, एक सप्ताह तक ये कार्य किया गया, एक सप्ताह तक ये कार्य किया गया। और इसमें जो है एक सप्ताह के कार्य करने के बाद फिर हम जो है कि दूसरी चीजें हमने सेलेक्ट किया क्रिया में कि दूसरे जो एक सप्ताह जब ये चीजें करा दी गई, अंग्रेजी में दिए जा सकने वाले जितने भी लिखित कार्य की सूची तैयार करा दिया गया। फिर इसमें जो विधि
अपनाई गई वो अन्य सहयोगियों से विचार विमर्श किया गया। और ये जो बनाया जा रहा है ये क्या है, एक्शन रिसर्च की डिजाइन है कि इस तरीके से हमें करना है। और फिर हमने दूसरे स्टेप में क्या किया, दूसरे स्टेप में भी हमने क्रियाओं में क्या किया, क्रियाओं में क्रियात्मक अनुसंधान हेतु कुछ लिखित कार्यों का चयन किया गया। मतलब क्रियात्मक अनुसंधान हेतु कुछ लिखित कार्यों का चयन करना, कुछ लिखित कार्यों का चयन करना, कुछ लिखित कार्यों का चयन करना, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु कुछ लिखित कार्यों का चयन करना। विधि जो है, फिर इसमें विधि अपनाई गई समय सारणी व अन्य शिक्षण क्रियाकलापों की विवेचना करना। कहने का मतलब यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान हेतु कुछ लिखित कार्यों का जो है चयन किया गया, उसके बाद जो विधि अपनाई गई समय सारणी व अन्य शिक्षण अधिगम क्रियाकलापों की विवेचना करना। और इसमें जो सामग्री इकट्ठा की गई समय सारणी कहने का मतलब है, इसको हम दे रहे हैं। जो दूसरा स्टेप हमने किया, हमने आपको बताया कि क्रियात्मक अनुसंधान हेतु कुछ लिखित कार्य दिए गए और उसको मैंने क्या किया, समय सारणी व अन्य शिक्षण क्रियाकलापों की विवेचना किया गया। समय सारणी और अन्य क्रियाकलाप की विवेचना करने के पश्चात उसमें जो सामग्री का प्रयोग किया गया वो समय सारणी, सामग्री क्या किया गया, समय सारणी। और फिर इसकी समयावधि कितनी रखी गई, 1 सप्ताह। कहने का मतलब 1 सप्ताह अंग्रेजी में दिए जा सकने वाले लिखित कार्यों की सूची तैयार की गई और उसमें अन्य सहयोगियों से विचार विमर्श करने के पश्चात, जिसमें पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य सहायक पुस्तकों का सहारा लिया गया और ये कार्य उनको 1 सप्ताह तक दिया गया। और दूसरे स्टेप में क्या किया गया, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु कुछ लिखित कार्यों का चयन किया गया। कुछ लिखित कार्य का मतलब जो वर्तनी संबंधी लिखित कार्य थे उनका चयन किया गया और समय सारणी और शिक्षण अधिगम क्रिया कलापों का विवेचन किया गया। फिर इसको कितने दिन तक किया गया, 1 सप्ताह तक किया गया। इसी तरीके से चयनित लिखित कार्यों के स्वरूप व क्रम को निर्धारित किया गया। कहने का मतलब जो चयनित लिखित कार्य थे उनका जो स्वरूप है उसका क्रम किस तरीके से होना चाहिए, अर्थात जो एक्शन रिसर्च किया जा रहा है, एक्शन रिसर्च में उसका वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कैसे दूर हो सकती हैं, उसको लिखित कार्यों के एक जो है स्वरूप प्रदान करके और उसका क्रम निर्धारित कर दिया गया तथा इसके बारे में भी विषय विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया गया और 1 सप्ताह तक ये भी किया गया। अब जब परिणाम की बारी आई, जब ये सारी चीजें क्रियाकलाप की गई, कहने का मतलब जब उसको क्रियाकलाप में क्रियात्मक अनुसंधान में अंग्रेजी में दिए जा सकने वाले जितने लिखित कार्य थे उसको दिया गया, जिसमें पाठ्य पुस्तकों इत्यादि का सहारा लिया गया और अन्य सहयोगियों से विचार विमर्श करने के बाद 1 सप्ताह तक ये चीजें कराई गई। फिर दूसरी स्टेप में क्या, 1 सप्ताह के बाद क्रियात्मक अनुसंधान के कुछ लिखित कार्य भी जो है उनको दिए गए और ये भी 1 सप्ताह तक कराया गया। इसी तरीके से वरीयता क्रम में लिखित कार्यों को एक एक करके देना, जिस तरीके से वर्क कराया गया था उसी तरीके से वरीयता क्रम में उसको व्यवस्थित लिखित कार्यों को वरीयता क्रम में एक एक करके देना और सहयोगी अध्यापकों से भी विचार विमर्श करके सहयोग प्राप्त किया गया। इसका कार्य किया गया लगभग 3 सप्ताह तक, अर्थात सहयोगी अध्यापकों जो चीज कराई गई उनको एक क्रम में वरीयता क्रम में रख करके अन्य विषय विशेषज्ञ अर्थात अन्य जो सहयोगी अध्यापक थे उनसे भी सहयोग लेकर के उनसे भी सहयोग प्राप्त करके ये लगभग 3 सप्ताह तक कराया गया। और फिर जो हाइपोथेसिस की डिजाइन थी उसके सुझावों का क्रियान्वयन करना लगभग 3 सप्ताह तक, अर्थात जो अभिकल्प बनाए गए इनको जो है जो भी सुझाव आए कि इसमें क्या चीज कमियां हैं, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, वो सारी चीज़ों को जो है लगभग 3 सप्ताह तक उसमें किया गया मैनिपुलेट। अब रिजल्ट की बारी आई। अब जब रिजल्ट की बारी आई तो प्रथम चक्र में
लिखित कार्य देना प्रारंभ करने से पूर्व, प्रथम चक्र में जब लिखित कार्य देना था उसके प्रारंभ करने से पूर्व जो अशुद्धियां हुई वो कितनी हुई? 25%। कहने का मतलब जब प्रथम चक्र उनको दिया गया, प्रथम चक्र का मतलब जब उनको जो है अंग्रेजी में दिए जा सकने वाले जो लिखित कार्य की सूची दी गई, उस क्रम में उसमें देखा गया जो जब उसके पहले जब वो अशुद्धियां कर रहे थे तो लगभग 25% अशुद्धियां हो रही थी। द्वितीय चक्र में उन्होंने देखा कि एक माह बाद उन्होंने देखा कि लगभग अशुद्धियों की संख्या घट करके कितना हो गई? 15% हो गया। कहने का मतलब जब एक माह तक क्रिया विधि अपनाई गई, सारी चीजें उनको अंग्रेजी संबंधी क्रियाकलाप कराए गए, उनके कार्य दिए गए, लिखित कार्यों की सूची दी गई, लिखित कार्य कराए गए एक सप्ताह तक, तो देखा गया कि जब एक महीना बीता तो उसमें 15% अशुद्धियां जो है आ गई। तो अब तीसरे स्टेप में, जब तीसरा स्टेप अपनाया गया तृतीय माह में, ये प्रथम माह में प्रथम माह में माह मतलब प्रथम माह जब समाप्त हो गया तो 15% अशुद्धियां हुई। और जब तृतीय चक्र में जब 2 माह बीत गए तो उसमें देखा गया कि जो है प्रथम चक्र में 25% अशुद्धियां हुई। उसके अलावा द्वितीय चक्र में एक माह प्रांत जो है लगभग 21% अशुद्धियां हुई। तृतीय माह में लगभग 15% अशुद्धियां हुई। इस तरीके से 3 माह के उपरांत जो है लगभग ये देखा गया 6% अशुद्धियां हो रही। कहने का मतलब ये है उसमें जो भी क्रिया विधि जो एक एक्शन रिसर्च के थ्रू जो स्टेप्स का फॉलो कराया जा रहा है, इसमें दिन प्रतिदिन सप्ताह के बाद, महीने के बाद, 2 महीने के बाद जो है उसमें अशुद्धियां का लगातार गिरना, लगातार अशुद्धियां कम होती जा रही हैं। इससे जो है यह परिणाम अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि परिकल्पना के रूप में जो सुझाव दिए गए हैं उसको लागू करने के द्वारा, अगर उसको लागू कर दिया गया तो छात्रों में की जाने वाली अशुद्धियां पर्याप्त रूप से कम हो जाती हैं। अर्थात जो हाइपोथेसिस मैंने बनाया कि उनमें बच्चों में जो है उनको मातृभाषा में जो है कम समस्या है, इसलिए उनमें अशुद्धियां हो रही हैं। उन छात्रों के लिखित कार्य को सही ढंग से अवलोकन नहीं किया जा रहा है, इसलिए अशुद्धियां हो रही हैं। तो ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाया, तो ये जब हमने क्रिया विधि सारी संचालित कराई तो ये इससे स्पष्ट हो गया कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी, जब हम उसको संपूर्ण रूप से क्रिया विधि में लागू किया और टेस्टिंग किए तो हमें लगा कि जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो करेक्ट थी। और उसमें अगर उन हाइपोथेसिस ये क्रिया विधि का जो है करने के पश्चात छात्रों में अंग्रेजी संबंधी वर्तनियां बहुत हद तक कम हो गई। तो ये था एक एग्जाम्पल जो है एक्शन रिसर्च का। इसके पहले मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है एक्शन रिसर्च संबंधी, तो उसमें आप जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो सारी चीज़ें उसमें ये क्रिया विधि, हाइपोथेसिस और ये सारी चीज़ें उसमें व्यवस्थित रूप से बताई गई हैं। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि हम एक्शन रिसर्च के अर्थ को समझ गए, एक्शन रिसर्च के जो उसकी स्टेप्स थे उसको हम समझ गए, और एक्शन रिसर्च किस तरीके से किसी टॉपिक पर कैसे किया जाता है। तो हमारा मुख्य मकसद ये था कि एक्शन रिसर्च में किस तरीके से हम समस्या का सिलेक्शन करें और किस तरीके से समस्या का सीमांकन करें। ये स्टेप्स आपको विशेष ध्यान में रखना। वो समस्या कोई भी हो सकती है, तो वर्तनी संबंधी समस्या हुई, हो सकता है होम असाइनमेंट संबंधी समस्या हो। हम यहाँ पे होम असाइनमेंट अगर रख लेते हैं तो होम असाइनमेंट कोई बच्चा अगर नियमित रूप से नहीं करके आता है तो उस पर भी हाइपोथेसिस हम बना करके उसका सीमांकन करके, अब सीमांकन कैसे करेंगे? मान लीजिए कोई बालक जो है होमवर्क करके नहीं आता है, जब होमवर्क करके वो नहीं आता है तो ये आपका एक समस्या का क्षेत्र हो गया। अब इसका सीमांकन कैसे करना है कि अब वो कक्षा किस क्लास का वो बच्चा है जो होमवर्क करके नहीं आता है, ये आपका समस्या का सीमांकन हो गया। अब आप जो है उसके संभावित कारण जानने का प्रयास करेंगे और फिर हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस में आप उसके होम असाइनमेंट करके क्यों नहीं आता है उसको, कि उसको जो है अगर नियमित रूप से इसके लिए प्रेरित किया जाए
तो बहुत सारे ऐसे हम परिकल्पना बनाते हैं तो जिसके द्वारा हम फिर क्रिया विधि उस तरीके से हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हम अपनी क्रिया विधि को संचालित करते हैं। और जब हमें ये निष्कर्ष निकल जाता है कि जो हमने अमुक हाइपोथेसिस बनाई थी, अगर हम क्रिया विधि संचालित करते हैं तो हमारी हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है और हमारा परिणाम निकल करके हमारे समक्ष आ जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो है एक्शन रिसर्च के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भली भांति समझ गए होंगे और मैं आगे इसी तरीके से अन्य वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।